डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। क्लास 10 से जब आप क्लास 11th में आते हो तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। क्लास 11th में आप अपने आगे के कैरियर को देखते हुए कोर्स को ज्वाइन करते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर साइंस के कुछ कोर्सेज करने हैं आगे जाकर, तो आप साइंस लेते हो 11th के अंदर। और साइंस के साथ जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स भी लिया हुआ है तो उनका फोकस रहता है कि इंजीनियरिंग करें, और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करें तो आईआईटी से करें। तो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना कोर्स को जल्द से जल्द, मीन्स स्कूल वाले जो कोर्स हैं या फिर जो सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके आईआईटी करने के लिए जेई एडवांस के क्वेश्चंस के ऊपर स्विच करें। मीन्स उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जेई एडवांस के क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे तभी आईआईटी आप क्लियर कर पाओगे। सो हमारा जो ये कोर्स है क्लास 11th मैथ्स का कोर्स, इसे हम कम से कम समय में क्वालिटी वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स फुल कंटेंट होगा, फुल कोर्स, फुल टॉपिक डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और फोकस होगा कि कम से कम समय में कंप्लीट करें। तो कम से कम कितने समय में? तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स को मैं 100 घंटे से भी कम में, मीन्स क्लास 11th का फुल कोर्स 100 घंटे से भी कम में कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर आप 2 घंटे भी डेली पढ़ते हो तो 2 घंटे इंटू 50 डेज कितने हो गए? 100 आवर्स। सो मान के चलो कि 50 दिन में आपका पूरा क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप महीने में 30 दिन में, महीने के 30 दिन में 25 दिन ही पढ़ोगे, 5 दिन आराम करोगे। उसके बाद भी ये कोर्स, ये पूरा कोर्स आपका 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद पूरा कोर्स 2 महीने में कंप्लीट कर लेने के बाद आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप अपने जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है जेई एडवांस या जेई मेंस, उस गोल की तरफ डायरेक्ट हो। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर नाम है सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? सेट क्या होता है? देखो, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी तो क्या वो सेट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब डेफिनेशन कह रहा है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो जो कलेक्शन है वो सेट कब होगा? जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। तो चलो समझें इसको। अब सपोज करो 1 2 10, उसके बाद मैं लेता हूँ A B C और अल्फ़ा बीटा गामा। तो क्या ये कलेक्शन है? क्या ये कलेक्शन है? देखो ये क्या है? 1 2 10 नंबर्स हैं। ये क्या है? A B C क्या है? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फ़ा बीटा गामा ग्रीक न्यूमरल्स हैं या ग्रीक सिंबल्स हैं। सो ये नंबर्स, ये अल्फ़ाबेट्स, ये ग्रीक सिंबल्स। तो ये कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसको वेल डिफाइंड करके सेट के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं कि भाई सेट के फॉर्म में कैसे आएगा। अब इस कलेक्शन में से मैं इसको अलग कर देता हूँ, 1 2 3, इसको अलग कर देता हूँ, फिर इसको अलग कर देता हूँ A B C, और इसको अलग कर देता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब देखो, ये भी कलेक्शन, ये भी कलेक्शन, ये भी कलेक्शन। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ग्रीक सिंबल्स। नाउ अब ये सेट है, लेकिन सेट को जब भी हम लिखते हैं कलेक्शन को, तो कलेक्शन को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तब जाकर वो सेट होता है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने इस कलेक्शन को लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया और इसको भी, तो यहाँ पे भी ये भी कलेक्शन ही है बट सेट नहीं है। नाउ इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेट ऑफ नंबर्स, या कहो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वही है ना, नेचुरल नंबर्स लेस देन क्या? लेस देन 4। What is this? Set of first 3
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। और ये क्या है? सेट ऑफ सम ग्रीक न्यूमरल्स। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया आपको कि ये रहा सेट, ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा। अब एक चीज़ देखो, इसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये भी एक सेट है, सेट ही है ना। तो अगर मैं कहता हूँ आप इसको भूल जाओ, इसको देख करके आप बता सकते हो कि क्या क्या लिखना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, आप बता सकते हो क्या क्या लिखना है हमें लिखना है 1 2 3, क्या क्या होगा 1 2 3। सो 2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं सेट को। कौन कौन से फॉर्म है? एक तो इस तरीके से हर एलिमेंट को, इसे कहते हैं हम एलिमेंट, एक एक इंडिविजुअल को 1 2 3 को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। वन टू थ्री आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। उसी तरीके से ABC आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एंड अल्फा बीटा गामा आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सो सेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो ये रहा, हर एलिमेंट को लिखा आपने, और दूसरा एक वर्ड नोटेशन, मीन्स वर्ड के फॉर्म में लिख दिया कुछ, जैसे ये रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, वर्ड के फॉर्म में, वर्ड फॉर्मेट में। तो जो ये पहला फॉर्मेट है हमारा, जहाँ हम हर एलिमेंट को लिखते हैं, सेट के हर एलिमेंट को लिखते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं, ये जो रहा आपका 1 2 3, ये है रोस्टर फॉर्म। और जो हमारा दूसरा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दो कि ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया 1 2 3 क्या एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। अगर इसको नाम दें कैपिटल ए से, कैपिटल ए इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट्स 1 2 3, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4। सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं। मीन्स अगर जैसे ये सेट है तो A इक्वल टू दिस सेट, B इक्वल टू दिस सेट, C इक्वल टू दिस सेट। तो बता सकते हैं हम कि A इक्वल टू A क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4। B क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। C क्या है? सेट ऑफ सम ग्रीक न्यूमरल्स। सो स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर 1 2 3 क्या हो गया? अब ऐसा लिख सकते हैं ना 1 2 3 आर, इसको हटा देता हूँ मैं, आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब इतना बड़ा लिखेंगे, मान लो कि मुझे लिखना है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो कैसे लिखोगे? इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी तो लिखेंगे नहीं। इसको लिखने का क्या तरीका है? 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो सिंबल है इज एन एलिमेंट ऑफ, ये जो सिंबल है ये है इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर बिलोंग्स टू, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू भी कहते हैं। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर 4 इस सेट के अंदर नहीं है, तो बताना है कि 4 इस सेट के अंदर वेदर 4 बिलोंग्स टू दिस सेट और नॉट। तो अगर पूरे वर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है लिखने का। अच्छा, इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। तो सेट के एलिमेंट को हम एप्सिलॉन से बताते हैं। अब ये देखो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब हमें क्या बताना है कि 4 एलिमेंट है कि नहीं है ए का। तो 4 तो पता है कि एलिमेंट नहीं है ए का, तो ये तो है एलिमेंट है का सिंबल, इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर एलिमेंट नहीं है तो उसका क्या सिंबल होगा? इसको हम कट कर देंगे। सो
इसका मतलब हो गया 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम एलिमेंट को बताते हैं। तो चलो कुछ कलेक्शन को देखते हैं और जो हमारा सेट के ऊपर जो कमांड है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ कलेक्शन है, 9 कलेक्शंस। अब देखते हैं 9 कलेक्शंस में से कौन सा कलेक्शन सेट है। और ये सारे कलेक्शन वाले क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 से लिया है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो हमें बताना है कि कौन सा सेट है और जस्टिफाई करना है आंसर। पहला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे क्या क्या होगा, जनवरी, जून, जुलाई। सो ये जो है कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्योंकि हमें पता है कि 3 मंथ्स हैं, फिक्स्ड मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझसे पूछोगे तो मैं अलग बताऊंगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप अलग बताओगे। सो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। किसी से भी पूछोगे कि भाई ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो क्या बताएगा, यही 3 महीने बताएगा, जनवरी, जुलाई और जून। तो ये कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड है। सेकंड आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अच्छा इसको मैं लिख दूँ, मार्क कर दूँ कि सेट है। सो ये क्या है, ये सेट है फर्स्ट, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब सपोज करो कि एक राइटर जिसे जो आपकी नज़र में मोस्ट टैलेंटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोस्ट टैलेंटेड है, या फिर मुझे लगता है कि मोस्ट टैलेंटेड है और आपको नहीं लगता। तो यहाँ कन्फ्लिक्ट आ गया ना, मतलब मेरे लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है। कोई भी एक राइटर ले ले, मान लो कि राइटर है ए, अब किसी का नाम लेना तो बेकार हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेते, नाम है ए। तो ए एक राइटर है, मैं कहता हूँ कि ये मोस्ट टैलेंटेड है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये बेकार है क्योंकि आपके मतलब का नहीं है, ये स्टोरी बुक्स लिखता है या हॉरर मूवीज़ लिखता है, आपको नहीं पसंद हॉरर, आपको कॉमेडी पसंद है, तो आपके लिए ये मोस्ट टैलेंटेड नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। तो ये कलेक्शन क्या है, फेक है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, तो क्या होगा, ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट में, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 11 बेस्ट। तो देखो आपके लिए, जैसे आप इंडिया में बैठे हो तो आप जो वर्ल्ड के 11 बेस्ट में, तो आप कोशिश करोगे ना कि इंडिया वाले ज़्यादा रहें, क्योंकि आपको इंडिया से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तो आपको वही लोग अच्छे लगेंगे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछोगे तो वो अपने प्लेयर्स को बेस्ट बताएगा, फिर कन्फ्लिक्ट आ गया, वेग है सिचुएशन। आपके लिए कुछ अलग 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, और ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए कुछ अलग, वेस्ट इंडीज़ वाले के लिए कुछ अलग, और जिसको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे पूछोगे तो वो तो बहुत चक्कर रह जाएगा कि बोलें क्या, उसके पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि बोलें क्या, उसे तो पता भी नहीं है कि 11 क्रिकेट बैट्समैन का मुझे लगता है वो नाम भी नहीं बता पाएगा। सो ये भी कलेक्शन चूँकि क्या है, कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। फोर्थ, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। भाई आपके क्लास में मान लो कि 28 बच्चे हैं, 28 बॉयज़ हैं, तो हर बॉय का नाम स्कूल के रजिस्टर पर रहता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि टीचर चेंज तो बॉयज़ चेंज, ऐसा होता नहीं है। हर कोई भी टीचर आ जाए, फिजिक्स की आ जाए, केमिस्ट्री की आ जाए, मैथ्स की टीचर आ जाए, अटेंडेंस लेती है, तो उन्हीं लड़कों का नाम आता है बार बार। सो ये जो कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइंड है, एंड दिस इज अ सेट। वेल डिफाइंड है इसलिए सेट है। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मुझसे पूछो, आपसे पूछो, टीचर से पूछो, किसी से भी पूछो, वो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 तक, 98 99 तक, लेस देन 100। सो किसी से भी पूछो, हर कोई इसका एक ही आंसर देगा, जो बताएगा ना वो एलिमेंट एक ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएगा। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब जो राइटर मुंशी प्रेमचंद हैं तो नहीं थे,
उनके द्वारा लिखा गया नॉवेल, कुछ नॉवेल ही लिखा होगा ना उन्होंने 15-20, तो जितने भी नॉवेल लिखे होंगे तो आप उसको इस ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हो। एक एक नॉवेल का नाम, जैसे एक नॉवेल का नाम हो गया गोदान। अब मुझे बाकी का याद नहीं, एक लिख दिया मैंने। तो इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब भी आप एलिमेंट को लिखते हो सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में, तो आप रोस्टर फॉर्म के अंदर ROSTER, देखो रोस्टर फॉर्म, इसके अंदर जब भी आप एलिमेंट लिखते हो तो क्या लिखते हो, सेपरेटेड बाई कॉमा। एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कॉमा से सेपरेट करोगे। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो ये पहले तो ये हो गया कि भाई कलेक्शन वेल डिफाइंड है, पता है हमें मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे। नहीं पता है तो इंटरनेट सर्च मारो, जितना आप बताओगे दूसरा भी उतना ही बताएगा, अलग नहीं बताएगा। 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इवन इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 6 8 और डॉट 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 3 डॉट, और इसको करली ब्रेसेस में रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट। ये आ गया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। मैं बताऊं, आप बताओ, किसी से भी पूछो, हर कोई यही बताएगा। तो ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। ये सेट है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ जो एलिमेंट है वो किससे सेपरेटेड है, कॉमा से। तो एक सेट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे सेपरेट होता है, तो कॉमा से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 7th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं बनाऊं कलेक्शन तो वही बनाऊंगा जो आप बनाओगे, कुछ अलग नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के चैप्टर के अंदर, NCERT की बुक के चैप्टर के अंदर, मेरे और आपके द्वारा अलग अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। तो सेम आएगा तो क्या है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और ये सेट है। अब आ जाओ, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, लायन है, टाइगर है, स्नेक भी है, बियर भी है, लेकिन जो मेरी बिटिया है उसको कॉकरोच से डर लगता है। तो उसके लिए तो मोस्ट डेंजरस क्या है, कॉकरोच। लायन वो टीवी पे देखती है लेकिन उसे डर नहीं लगता, उसे डर लगता है कॉकरोच। हर किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल की परिभाषा, डेफिनेशन अलग है। आपके लिए कुछ अलग होगा, और किसी के लिए स्पाइडर भी है, किसी को स्पाइडर काट देता है तो महीनों बीमार रहते हैं। ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल की जो डेफिनेशन है, और ये ऑलमोस्ट अपने आप में वेग है। आपके लिए अलग, हमारे लिए अलग, मेरे लिए अलग, मेरी बिटिया के लिए अलग। ये क्या है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, लेट A इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट्स। ध्यान देना, एलिमेंट्स इसको कहते हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि एलिमेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब एलिमेंट नहीं है। तो 5 क्या एलिमेंट है A का, तो एलिमेंट है A का, है 5 इसके अंदर, ये रहा 5। यहाँ आएगा एप्सिलॉन। 8 एलिमेंट है A का, 8 इसके अंदर नहीं है, सेट के अंदर। 8 एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। 0 एलिमेंट है, नहीं है, तो 0 यहाँ क्या आएगा ब्लैंक स्पेस में, एप्सिलॉन नॉट, एलिमेंट नहीं है। 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 एलिमेंट है, ये रहा 4, तो यहाँ आएगा एप्सिलॉन। 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 एलिमेंट है इस सेट का, तो यहाँ आएगा एप्सिलॉन। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आएगा एप्सिलॉन नॉट। 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब एक एक एलिमेंट को सेपरेटेड बाय कॉमा लिखना है। तो पहला क्या है, अच्छा ये जो फॉर्म दिया गया है ये कौन सा फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो कहीं दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म की जगह टेबुलर फॉर्म, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही है। फर्स्ट क्या है, A इक्वल टू एक्स इज सच दैट, इसको पढ़ते हैं हम, x इज
such that, is such that, so x is such that x is an integer and -3 is less than equal to x and x is less than 7। तो x क्या है, x is such that x is an integer, x जो है वो एक इंटीजर है। तो कैसा इंटीजर है, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है -3 के बड़ा या बराबर, -3 से बड़ा या बराबर और साथ ही 7 से छोटा। तो ध्यान दो, -3 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पर है लेस देन 7। तो -3 से बड़ा या बराबर एंड 7 से छोटा। तो क्या क्या इंटीजर होगा जो -3 से बराबर होगा, तो -3 और इससे बड़ा, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाएंगे 6 तक, लेस देन 7 है ना, 6 तक। तो ये रहा सेट ए इन कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। अब आ जाओ सेकंड, बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x is a natural number less than 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होगा, तो वो आ गया 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6 आ गया। इसको एक कर्ली ब्रैकेट में रखो, तो ये आ गया सेट। सो बी इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, नेचुरल नंबर लेस देन 6। थर्ड है सी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x जो है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब कैसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जो अगर दोनों डिजिट के सम को करोगे तो टोटल करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो जैसे मान लो कि 26, तो 2 + 6 कितना आया, 8 आया। उसी तरीके से 35, 3 + 5 कितना आया, 8 आया। तो वैसे ही डिजिट्स लेना है जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 आए। तो देखो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। सो पहले तो होगा 18 नहीं 17, देन 17, उसके बाद आ गया आप 26, देन 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये रहा क्या, 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो इतने रहेंगे और ये रहा सेट सी। तो सेट सी इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। क्वेश्चन नंबर 13 का 4, डी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे, क्या क्या हो जाएगा, देखो 2 60 को डिवाइड करेगा 3 भी करेगा, 5 भी करेगा 60 को डिवाइड। उसके बाद 7 आ जाओ, 7 नहीं करेगा। फिर आ जाओ 11 भी नहीं करेगा। और फिर 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा, कोई सा भी नहीं। और जो दूसरा तरीका है इसको निकालने का, आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टर्स लिख लो। क्या क्या होगा 60 का प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 4 × 3 × 5, ये रहा। सो तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, विच आर डिवाइजर ऑफ 60। तो क्या क्या हो जाएगा, 2, 3 and 5। सो इनका सेट बना लो, 2, 3, 5 का 2, 3, 5 ब्रैकेट के अंदर डालो, करली ब्रैकेट के अंदर, और लिख दो पहले यहाँ डी इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट 2, 3, 5। ये रहा इसका डी नंबर। 4 नंबर का 5th में आ जाओ, ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। तो चलो लिखें, तो T R I G O N, अब फिर से आ गया O। तो ध्यान देना, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आप सेट के एलिमेंट्स को लिखते हो तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओ एक बारी आ चुका, हम दोबारा जो दूसरा ओ है एन के बाद जो ओ है उसको हम नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो TRIGONO, को मिस करो, ME, उसके बाद अगेन टी आ रहा है, तो टी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसको भी दोबारा नहीं लेंगे। फिर आ जाओ R, तो R भी आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। अब क्या आ गया, बच गया Y। तो बस
ई इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट TRIGONMEY। ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर से सेट बनेगा वो सेट ये रहा। 6 नंबर F इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब यही जो टेक्निक है वो अपनानी है, मीन्स किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होने देना, रिपीट नहीं करना। तो BETTER, देखो BETTER क्या हो जाएगा, सेट F इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट, पहले B ले लेंगे, फिर इस E को ले लेंगे, फिर इस T को ले लेंगे। अब अगेन ये T ऑलरेडी आ चुका, ये E भी ऑलरेडी आ चुका यहाँ, तो क्या बच गया R को ले लो। सो ये आ गया F इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, और एलिमेंट्स क्या क्या हैं, BETR। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेट लिखोगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो उस सेट के किसी भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इससे पहले हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में लिखा या टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या किस में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो पहला है 3, 6, 9, 12। तो ध्यान देना 3 क्या है, तो ये है 3 × 1, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, और 9 क्या है 3 × 3, और 12 क्या है 3 × 4। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं कि इस तरीके से रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मान लो कि ये सेट ए है, सेट ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का पहला 4 मल्टीपल है ना, तो लिख सकते हैं हम एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। एक्स इज a set of first four multiples of 3। इसको दूसरी तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, ये तो आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। इसको दूसरी तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, देखो एक्स इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, 3 × n, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू लेस देन 5 है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान देना, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, मीन्स 3 × n करोगे। अब n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 5, तो n की वैल्यू लेस देन 5 मीन्स 1, 2, 3, 4, ये क्या है n की वैल्यू है। तो इस n के लिए हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, तो देखो x इक्वल टू 3n, तो n की वैल्यू 1 तो x इक्वल टू 3, n की वैल्यू 2 तो x इक्वल टू 3 × 2 6, x की n की वैल्यू 3 तो x इक्वल टू 3 × 3 9, और n की वैल्यू 4 तो x इक्वल टू 3 × 4 12। ये रहा, आया ना, वही सेम एलिमेंट्स ये वाले। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, बस बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही चीज़ को लिखने का, तो मैंने 2 तरीका आपको बता दिया। अब चलो इसको देखें, इसमें क्या है 2, 4, 8, 16 और 32। तो यहाँ ध्यान दो, क्या है ये 2 to the power 1, ये है 4 है 2 to the power 2, 8 है 2 to the power 3, 16 है 2 to the power 4, 32 है 2 to the power 5। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज b इक्वल टू, इसको कहते हैं हम सेट b इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n कर सकते हैं हम। n क्या है, अगेन n एक नेचुरल नंबर होगा, और n की वैल्यू लेस देन, देखो n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 2 to the power n, मीन्स 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, तो लेस देन क्या होगा 5 तक है, तो लेस देन 6, n की वैल्यू लेस देन 6। अब n की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6, नेचुरल नंबर्स तो यही है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 to the power 1,
n की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 2 टू द पावर 2, n की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 2 टू द पावर 3, n की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 2 टू द पावर 4, और n की वैल्यू 5 तो x की वैल्यू 2 टू द पावर 5। इसको स्टूडेंट्स एक दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, और वो क्या है, ध्यान दो। कहता हूँ मैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन 6 की जगह लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे तो n की यही वैल्यू आएगी 1 से लेकर 5 तक। लेस देन इक्वल टू 5 भी आप कर सकते हो। सो ये था सेकंड। अब यहाँ जो थर्ड, अब ये क्या है, ये है 5 पे पावर 1 से लेके 5 पे पावर 4 तक। 1 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4। कैसे लिखेंगे, चलो मैं यहीं कर देता हूँ, इसको नाम देते हैं c। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2n की जगह हो जाएगा 5 टू द पावर n, और n की वैल्यू वो क्या है, वो है मैक्सिमम 4 तक है। सो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, या फिर लेस देन 5। तो दोनों में से आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू 4 भी ले सकते हो, या फिर लेस देन 5 भी लिख सकते हो। मीन्स n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 4 तक आनी चाहिए। तो कब कब आ सकती है, जब n लेस देन इक्वल टू 4 होगा, या फिर n लेस देन 5 होगा। चलो अब इसके ऊपर आ जाओ। 2 4 6, अब ये लग रहा है क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, नॉट इंटीजर्स। सो सेट इसको कहें d, तो d इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। बस हो गया ख़त्म, इतना से ही काम बन जाएगा, नेचुरल NUMBER। और जो दूसरा तरीका है इसको लिखने का, कैसे लिख सकते हो, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो देखो n की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4 होगी। मीन्स n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, ऑड भी आ गया। लेकिन x का वैल्यू कभी भी ऑड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, ये x जो है वो डबल है किसका, n का, तो हमेशा x इवन रहेगा। और फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आएगी, ये n की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 6 8, इस तरीके से। सो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। फिफ्थ आ जाओ, 1 4 9 डॉट 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 10। सो 1 क्या है, 1 है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 स्क्वायर, 9 क्या है 3 स्क्वायर, और डॉट 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 10 क्या है 100 क्या है 10 स्क्वायर। तो अब इसको लिखना है इसमें रोस्टर फॉर्म में, तो थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लें। वैसे आप नोट डाउन कर लो। चलो अब मैं स्क्रीनशॉट ले करके कर लेना, या फिर पॉज करके कर लेना। मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर उसको लिखते हैं। ई नंबर को, क्वेश्चन नंबर 5 को मान लो कि ये सेट ई है, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका x इज सच दैट x इज इक्वल टू, क्या करें, n टू द पावर n, नहीं n टू द पावर 2, नॉट n टू द पावर 2। n क्या है, n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 11 लिख सकते हो, या फिर n लेस देन इक्वल टू 10, दोनों कर सकते हो। तो ध्यान दो, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो अब ध्यान देना एक चीज़, और वो है कि n की वैल्यू क्या क्या आएगी, कुछ भी ले लो इसमें से, तो 1 2 3 10 तक, और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 के लिए 1 पे पावर 2, 2 के लिए 2 पे पावर 2, 3 के लिए 3 पे पावर 2, और 10 पे पावर 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 4 9 डॉट 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 10। सो ये रहा। तो
रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक तरीका आप ले सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या है, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9, उसके बाद डॉट 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 इनफाइनाइट है। अब इसको एक कर्ली ब्रैकेट में रख दो और सेट a है तो a इक्वल टू, सो ये आ गया सेट a इन, इसके सारे एलिमेंट्स को हमने लिख डाले। अब आ जाओ सेकंड, सेट b इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर 1/2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9/2। तो x क्या है, इंटीजर है, लेकिन x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है। तो 1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। उसके बाद जो x का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 9/2 से मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9/2 से छोटी होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1/2 से बड़ी होगी। सो इंटीजर इन दोनों के बीच क्या क्या आएगा, पहले तो इसकी वैल्यू देख लो, ये आ गया 0.5 1/2 की, और लेस देन x ये आ गया 4.5। सो 0.5 से लेके 4.5 तक के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो ये रहे 1 2 3 4। अब इनको एक कर्ली ब्रेसेस में रखो और सेट का नाम क्या है, b। तो सेट b इज इक्वल टू सेट विथ एलिमेंट 1 2 3 4। सो ये रहा किसका आंसर, सेकंड का। अब आ जाओ थर्ड, c, x is such that x is an integer, x square is less than equal to 4. So x square is less than equal to 4. तो यहाँ देखो x square is less than equal to 4, तो क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो अब देखो, देखना यहाँ पर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा केस x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया कि x स्क्वायर, अब देखो यहाँ ले लेते हैं वैल्यू, इन दोनों के बीच वैल्यू लो, फिर अपने आप आपको समझ में आया कि क्यों आया। तो और आगे जो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, उसके अंदर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो, x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब क्या क्या आ गया वैल्यू, इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू 2, क्या क्या लेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू हो गई 2, फिर 1, फिर 0, देन -1 एंड देन -2, और उसके बाद -3, इस तरीके से इधर इन्फाइनाइट। इसके अकॉर्डिंग नाउ इसके अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2 मतलब कितना हो गया, -1 -1 के बाद 0 1 2 3 इधर। तो हमें क्या लेना है, x की कौन सी वैल्यू लेंगे, सो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो क्या क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन हो, उसको ले लेना है आपको। तो कॉमन क्या क्या है, ध्यान दो, -1 0 0 1 1 एंड 2 2। अच्छा, -2 लेस देन इक्वल टू -2, तो -2 भी यहाँ आएगा। सो -2 भी कॉमन है। तो क्या आ गया, इसके एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, देखो कौन कौन से आ गए, सेट c इक्वल टू ये होगा -2 -1 0 1 2, बस जितने कॉमन हैं ये उतने ही एलिमेंट्स यहाँ आएंगे। करके देख लेना, इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। और जैसे ही आप 3 के पास जाते हो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होगा, और -3 का स्क्वायर भी 9 है, तो कंडीशन ब्रीच हो जाती है, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। चलो 4th नंबर पे आ जाएं, x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। x क्या है, लेटर इन द वर्ड लोयल। तो अब देखो कैसे लिखते हैं, तो d इक्वल टू लोयल के हर जो लेटर्स हैं उसको लिखो LOYA। अब फिर से L आ रहा है, लेकिन L हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। सो हो गया ख़त्म, बस इतने ही एलिमेंट आएंगे इस सेट D के अंदर।
सेट ई के अंदर आ जाओ, 5th नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मीन्स ऐसे महीने जिसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए। क्या क्या होगा, ए इक्वल टू फेब्रुअरी, 31 डेज वाले हटा करके बाकी सबको लिखना है आपको, तो फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, बस इतने ही मंथ होंगे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, बाकी सब में 31 डेज होते हैं। 6 एफ, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो एफ क्या है, के के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको लिखना है। तो के पहले क्या क्या है, ए तो वॉवेल आ गया, बी, सी, डी, ई भी वॉवेल हो गया, ई के बाद आया एफ, जी, एच, आई वॉवेल है, उसके बाद जे और के लेना नहीं है, विच प्रीसीड्स के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है सबको लिखना है। तो ये हमने लिख लिया और ये सेट एफ क्या बताता है, इस सेट को। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब लेफ्ट में जो है वो सेट दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। अब इन दोनों को मैच करना है आपको, तो कौन किसका रोस्टर फॉर्म है या फिर कौन किसका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो पहला आ जाओ, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म की तरफ आएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। सो प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 देखते हैं, तो यहाँ है 1 2 3 6, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 3, यस, 2 और 3 दोनों के दोनों 6 के डिवाइजर हैं और साथ ही प्राइम नंबर भी है। सो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, ए। ये जो है इस ए ऑप्शन का, चलो इसको मैच ही करा देते हैं, यहाँ से इस ए ऑप्शन को मैच करेगा। बी आ जाओ, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मीन्स 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। सो इसकी मैचिंग करा दो इससे, बी वाले से। सी, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 1 2 3 6, नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है। सो इसकी मैचिंग इसके साथ करा दो। 4th, अब तो यही बच गया तो इसी के साथ मैच करेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स का क्या क्या लेटर आएगा, एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ई आएगा, एम नहीं आएगा फिर दोबारा से, और ए भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आ चुके हैं ऑलरेडी, टी भी नहीं आएगा, ये भी आ गया, आई आएगा, सी आएगा और एस आएगा। सो एम ए टी एच ई आई सी एस, तो इसके साथ मैच करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन को यहीं क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, लेकिन फोकस करो कि एक दिन में कम से कम 2 घंटे की स्टडी करनी है, तो आपका कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखो लाइफ में और भी काम होते हैं इसके सिवा, मीन्स अगर आपका फोकस है जेई मेंस एडवांस, तो आप जेई मेंस एडवांस के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, मीन्स उतने ज़्यादा आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे उस जेई एडवांस या जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इसके बाद लेसन 2 को भी कंप्लीट कर लेना, कोशिश करना कि साथ के साथ कंप्लीट कर लें। तो चलो नेक्स्ट लेसन 2 में मिलते हैं।